हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको जो है कि एक प्रश्न दिखाई दे रहा हो। ये प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया था, 1 to 5 में, पीआरटी में, ठीक है, बॉयज़ वाले शिफ्ट में। और ये जो है कि प्रश्न आपके जो है कि किस चैप्टर से पूछा गया है, तो क्लास 7th के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है कि क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला जो है कि यहाँ पे राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपके जो है कि देखिएगा, ये क्लास 7th की एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। देखिए, अमेजन बेसिन में जीवन। अब फ्रेंड्स आपको जो है कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे जूम आउट करके जो है कि दिखाया जाए, तो देखिए यह नदी बेसिन ब्राज़ील के जो है कि भागों में, पेरू के कुछ भागों में, वेलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला, ठीक है। तो देखिए यहीं से आपका जो है कि राइट आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, ठीक है। तो उसे फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मलोका बोलते हैं, ठीक है। देखिए कितनी बारीकी से प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है आपके एनसीईआरटी बुक्स से, ठीक है। तो ये आपके क्लास 7th के एनसीईआरटी जियोग्राफी से चैप्टर नंबर, कौन से नंबर? तो चैप्टर नंबर 6 से जो है कि ये पूछा गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग अगर देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए ये अब जो है कि क्लास 7th का एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, मधुमक्खी के छत के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपका ऑप्शंस ही यहाँ पे है, मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। देखिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट यहीं से जो है कि पूछा गया है, और हम लोग जो है कि हाईलाइट भी किए हुए हैं, ठीक है। तो दो प्रश्न आपने जो है कि देखा, जो कि इसी चैप्टर से है। अब हम लोग फ्रेंड्स इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एक चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के आप जो है कि चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किए हैं, तो जो है कि प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से जो है कि आप कर लीजिएगा। नहीं तो आपको एक मिल जाएगी 1.5 घंटा की वीडियो, उसमें पाँचों चैप्टर एक ही में मर्ज कर दिया गया है, तो वो आप जो है कि एक ही वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश किस रेखा के मध्य स्थित है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश यह जो है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जो है कि दो प्रश्न ऊपर देखा था, जो कि प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी के बुक्स से ही उठाए जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 जो है कि देखिएगा, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे जो है कि उस नदी का जो है कि मुहाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले जहाँ से नदी निकलती है उसे हम लोग उद्गम बोलते हैं, और जहाँ पे जाके मिलती है उसे हम लोग मुहाना बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आपका जो है कि चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम क्या है? मानव पर्यावरण अन्योन्य प्रक्रिया, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। टीआरई, देखिए टीआरई के एग्ज़ाम में, चाहे टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3 हो, चाहे वो कैंसिल वाला एग्ज़ाम हो, सभी में इस चैप्टर से प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए सबसे पहले यहाँ पे अमेजन बेसिन में जीवन, ठीक है। देखिए यहाँ से जो प्रश्न आपने ऊपर देखा था, एक तरफ से हम लोग जो है कि हाईलाइट भी किए गए हैं। मेन मेन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। देखिए यहाँ से हाईलाइट क्या किया गया है?
उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। एक प्रश्न यहाँ से ऊपर आपने देखा था, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भागों को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। कहाँ से? भूमध्य रेखीय प्रदेश से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस स्थान पर, देखिए ध्यान दें, पूर्व से निकलकर अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। ठीक है, देखिए अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के भागों में, वेलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला, ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। ऊपर आपने देखा था टीआरई 1 में 1 to 5 यानी कि पीआरटी के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सहायक नदी, सबसे पहले सहायक नदी आप जो है कि जानते हैं, यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं, उसे हम लोग सहायक नदी बोलते हैं। जैसे कि ये आपका जो है कि मान लीजिए कि बड़ी नदी है और इसमें छोटी छोटी नदियां जो है कि आकर मिलती हैं, तो इस बड़ी नदी का हम लोग, इस छोटी छोटी नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक नदियां बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, जो मुख्य नदी में मिलती है, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये प्रश्न आपका जो है कि स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अभी आपने जो है कि देखा था, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा जो है कि नदी बेसिन है, जो कि किसी भी ऑप्शंस में नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? अमेजन नदी बेसिन। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए अमेजन नदी बेसिन जो है कि कहाँ से निकलती है? तो एंडीज पर्वत से निकलती है और अंध महासागर में जाकर जो है कि गिर जाती है। अब देखिए ये आपके जो है कि बुक में भी है। अमेजन नदी बेसिन में स्थित उस देश का नाम बताइए जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा किससे गुजरेगी? देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इससे जो है कि अमेजन नदी बेसिन, उस स्थित देशों का नाम बताइए जिसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? एग्जैक्ट यही प्रश्न जो है कि ऊपर भी पूछा गया था, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको जो है कि चेंज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही प्रश्न एग्जैक्ट जो है कि पूछा भी गया था। अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो गया है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये तीनों देश आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये आप जो है कि देख ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कि नील नदी है। आपका नील नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये नील नदी जो है कि कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से वर्षा वन में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्षा वन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो टेपियोका हो गया, ठीक है, अनानास हो गया, शकरकंद हो गया, ये जो है कि वर्षा वन में उगाई जाने वाली फसलें हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से
अधिक। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्षा वन में महिलाएं क्या करती हैं, मतलब वर्षा वन जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं का कार्य क्या होता है, ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा जा रहा है। तो फसलों का ध्यान रखना ये जो है कि महिलाओं का कार्य होता है वर्षा वन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा वर्षा वन के निवासी, देखिए यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि जबकि महिलाएं क्या करती हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। देखिएगा, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाती हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, मतलब कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती हैं, जंगलों को काटती हैं, जलाती हैं, उन जो है कि खाली स्थान पर जो है कि ये टेपियोका, अनाज, शकरकंद जैसी फसलों को उगाती हैं, ताकि जब मछली शिकार करने जो पुरुष जाए तो वहाँ पे जिस दिन न मिलती हो मछलियाँ तो उस दिन वो चीज़ें काम आए। ठीक है, देखिए इनका मुख्य आहार मैनियोक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है जो है कि इनका जो है कि मुख्य जो है कि आहार क्या है, मैनियोक है, जिसे हम लोग कसावा बोलते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ठीक है, देखिए मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। ये भी प्रश्न आपका जो है कि PYQ से है, ऊपर आपने जो है कि देखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मांस खाने वाले मछली कौन सी है, इसमें से मांस खाने वाली मछली कौन सी है, तो पिरान्या। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर, ये जो है कि मांस खाने वाली मछली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का एक पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। यह कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, तो यह पाया जाता है फ्रेंड्स आपके उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीलाइड आप याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है कि दिख रहा होगा, देखिए वर्षा वन, वर्षा वन यहाँ पे दिया गया है। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है। ठीक है, परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ठीक है, और देखिए गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्षावन क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जिसका नाम क्या है, टूकन है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए क्या आप जानते हैं, ये करके अगर दिया गया हो, देखिए ब्रोमीलाइड, ये प्रश्न अभी आपने ऊपर देखा था। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मांस खाने वाली पिरान्या, देखिए यहाँ से मांस खाने वाले जो है कि पिरान्या मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वर्षा वन के निवासी और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, ये आप जो है कि देख ही चुके हैं। और देखिए मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो मैनियोक है ये ऐसा शब्द है जो कि अगर आप NCERT नहीं पढ़े होंगे तो आप जो है कि मैनियोक आप जो है कि शायद पहली बार सुने हो, एग्जाम में बैठेंगे अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए और आप जो है कि NCERT न पढ़े हो तो ये जो है कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है। ठीक है, तो मैनियोक जो है कि अमेजन का प्रमुख भोजन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग मलोका बोलते हैं। ये आप जो है कि ऊपर ही देख चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ का देखिए इनका मुख्य आहार क्या है, मैनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं। ये आप जो है कि ऊपर पढ़ चुके हैं सभी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कब ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। ठीक है,
तो ये 1970 की बात है। यहाँ पे देखिएगा ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से जब बना 1970 में, तो वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 अंश उत्तर से 30 अंश उत्तर के मध्य कौन सा बेसिन स्थित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के मध्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग 14 नंबर, देखिए यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो सबसे पहले यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं, यानी कि बहती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा बेसिन है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए ये भी आपका जो है कि हो गया है अमेजन बेसिन में जीवन, तो ये भी हो गया है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भागों को भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये भी आपका हो ही गया है। ठीक है, ये आप जो है कि ऊपर ही देख चुके हैं। छोटा सा चैप्टर से मैं चाहूँगा कि इसमें एक भी प्रश्न आपका छूटे ना। ठीक है, देखिए चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो चाय के बागान फ्रेंड्स ये आपके पाए जाते हैं असम और बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सिल्क का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए सिल्क का जो उत्पादन है फ्रेंड्स बिहार और जो है कि असम में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिहार के भागलपुर में, आपको याद होगा ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो सिल्क का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस के अनुसार बिहार और असम में। और बिहार में पूछा जाए कि बिहार में जो है कि कहाँ पर ज़्यादा होता है सिल्क का उत्पादन? तो भागलपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? देखिए फ्रेंड्स जो देवदार एवं जो देवदार और फर के जो वृक्ष होते हैं, ये जो है कि शंकुधारी वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। ये जो है कि शंकुधारी वृक्ष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जनगणना 2011 है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1029। ठीक है, 1029 ये आपका जो है कि राइट आंसर है पश्चिम बंगाल का। और जो कि ये कहाँ का है? तो बिहार का कितना है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर आपको कलर चेंज करूँगा तो ये 10/11/06 ये कहाँ का है? तो ये बिहार का है। ठीक है, अब देखिए ये आपके बुक में भी दिया गया है, ऐसे ही नहीं इसको हम जो है कि यहाँ पे उठा लिए हैं। देखिएगा जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, जिसे हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। देखिए उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1029 है। और बिहार का 1000 मतलब 1106 है। ठीक है, 1106 बोलिए या 1106 बोलिए। अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो ही गया है। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। तो तिब्बत में इसको सांगपो और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, अब देखिए पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का जो है कि संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। अब देखिए यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवन, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपने ऊपर किया ही था। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं।
काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है कि कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? ये प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 2 में भी पूछा गया था। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का जो है कि शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में टपक जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नमामि गंगे, आप याद रखिएगा। नमामि गंगे, नमो गंगे, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ई सही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये जो है कि आपका नहीं है। ठीक है, तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम? तो यहाँ से देखते, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता जो है कि ये किस नदी के तट पर है? तो कोलकाता जो है कि आपके हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं कोई भी बुक्स, ऐसे कार्टून टाइप बना के क्या आप जानते हैं करके दिया गया हो, तो वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो गया है। और देखिए गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो देखिए फिर से कार्टून बना के क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई होती हैं। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये चीज़ हो गया है। और देखिए असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, तो काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में है। आगरा जो है कि कहाँ पर है? तो आगरा जो है कि यमुना के किनारे स्थित है। ताजमहल ताजमहल भी जो है कि यमुना नदी के तट किनारे है। और इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम भी है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप भी है। लखनऊ का इमामबाड़ा जो है कि फेमस है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कि याद रखिएगा। इसी में देखिए इतना में बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रेंड्स गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगाल टाइगर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो जो बंगाल टाइगर होते हैं ये फ्रेंड्स डेल्टा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, अब ये एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अनवर जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि देखिए फिर से यहाँ पे कार्टून बनाकर क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई होती हैं। बार बार मैं हर क्लास में आपको जो है कि बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये टूकन क्या है? तो आपने अभी देखा था बड़े चोंच वाला एक पक्षी था। तो टूकन जो है कि एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका चित्र भी जो है कि यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका जो है कि टूकन नाम का पक्षी का चित्र है। ठीक है, ये आप सब जो है कि जान चुके हैं। ये भी आप जो है कि जान चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक छोटे से मात्र एक छोटे से चैप्टर से
जो है कि आपके TRE 1 में 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि इसमें एक चैप्टर और बचा हुआ है जिसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।